बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। अंदर खाने बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक रही है, वो सियासत के ईवानों में भी पक रही है और गैर सियासी ईवानों में भी पक रही है। इख्तिदार के ईवान, हाँ वो इधर के हैं या उधर के हैं, जुड़वा शहरों के हैं, वहाँ पे हर तरफ खिचड़ी ही खिचड़ी पक रही है और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जो एक निगरान सेटअप लेके आए थे, निगरान सेटअप ला के बिठा दिया गया था। इनका ख्याल था कि निगरान सेटअप के आने के बाद जो नफरत है वो खत्म हो जाएगी और सारी की सारी नफरत वो शिफ्ट हो जाएगी 15 जमातों की तरफ और मामला को हम आगे की तरफ लेके बढ़ेंगे और इकोनॉमी को थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे। और अच्छी अच्छी खबरें सुनाई जा रही थी कि पाकिस्तान की मादनियात इतनी हैं, पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं वो इस हद तक हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ा दिया जाएगा और ज़ेर ज़मीन जो ज़खायर हैं सोने के, तांबे के, सोने के, चांदी के और बेशुमार कोयले के, वो बहुत मालियत है और उन पे काम किया जाएगा और फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और उस इन्वेस्टमेंट के बाद मामला ठीक हो जाएंगे। कुछ मुल्कों के बारे में खुशखबरी भी दी गई कि फलां मुल्क से इन्वेस्टमेंट आ रही है, फलां मुल्क से आ रही है, फलां मुल्क से आ रही है। ये सब कुछ एक अच्छा सा माहौल बनाने की कोशिश की गई और ये जब अच्छा माहौल बनाया तो स्टॉक एक्सचेंज भी स्टेबल हो गई, डॉलर भी स्टेबल हो गया और थोड़ा सा लोगों ने महसूस किया कि शायद वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं था। और उसकी वजह यह है कि अंदर से पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहुत ज्यादा खोखली हो चुकी थी और उसके बाद बजाय इसके कि उसके ऊपर ओपन डिस्कशन होती और ओपन डिस्कशन के बाद मीडिया में इस पे इज़हार ख्याल होता और जो खामियां हैं, जो कोताहियां हैं वो मंजर आम पे आती, जिम्मेदारों का तयन होता और उनकी गिरफ्त होती, बल्कि उसका उल्टा असर लिया गया कि टीवी चैनल्स को, मीडिया को हर तरह की खबरों से रोक दिया गया कि आपने किसी किस्म की कोई खबर नहीं देनी और हर वक्त आपने सब अच्छा है का राग अलापना है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया भी क्या करे और उससे ये हुआ कि पाकिस्तान के मीडिया का जो अपनी वक़्त है वो खराब हो गई और उसकी अपनी जो डिग्निटी है वो मुतासर हो गई और वो बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े मीडिया हाउस जिनकी एक खबर पे एक शोर गुर्राम मच जाता था और इख्तिदार के ईवान हिल जाते थे, अब उनकी खबरों पे कोई तवज्जो ही नहीं देता और अब पहले से पता होता है कि ये स्क्रिप्टेड है और इसमें ये प्रोग्राम इस एजेंडे पे है और ये प्रोग्राम इस एजेंडे पे है। लिहाजा वो जो इंडिपेंडेंट मीडिया का तस्वुर था वो भी खत्म हो गया और पहले कहा गया कि आपने जो हुकूमत, जो पिछली 15 जमाती हुकूमत इत्तेहाद है उनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी। सबसे पहले तो कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, चलें जी वो भी हो गया। उसके बाद कहा गया कि नहीं अब आप 15 जमाती हुकूमत इत्तेहाद के खिलाफ भी बात नहीं करेंगे। उसके बाद बुला बुला के कहा गया कि अब आपने मरियम साहबा के बारे में भी कोई बात नहीं करनी। उसके बाद अगला स्टेप हुआ कि अब इमरान खान साहब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई, वो भी हो गया। उसके बाद अब है कि आपने केयर टेकर सेटअप के खिलाफ भी कोई बात नहीं करनी। अब है कि महंगाई के खिलाफ भी बात नहीं करनी, बिजली के बारे में भी कोई बात नहीं करनी, बिजली के बिलों के बारे में कोई बात नहीं करनी, हड़ताल के बारे में कोई बात नहीं करनी। तो लिहाजा ये पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता सेंसरशिप आयद होती गई और वो इस हद तक आयद हुई कि मामला यहां तक आ गया कि लोग उनसे उकता गए और वो चले गए सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की तरफ। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे बुरा वक्त आना शुरू हो गया। ये सारा कुछ एक जबर का जो माहौल है ये पिछले कुछ अरसे से चल रहा है और ये मामला लड़ाई कहां से बढ़ी थी? लड़ाई बढ़ी थी कि जो एहतसाब का अमल है, अकाउंटेबिलिटी से मामला खराब हुआ था कि इमरान खान साहब अकाउंटेबिलिटी करना चाहते थे लेकिन बाजवा साहब अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते थे और वो ताजरों से भी मिल रहे थे, वो अपोजिशन से भी मिल रहे थे और अपोजिशन वाले भी बाजवा साहब को जाकर बताते थे कि जनाब हमारे लिए कोई रास्ता पैदा करें, आसानियां पैदा करें और ताजर भी उन्हीं को जाकर बताते थे कि ये हमारे लिए कोई आसानियां पैदा करें। शबरजादी साहब बवांगे दोहल बता चुके हैं कि उनको कहां कहां पे रुकावटें खड़ी की गई। जब भी उन्होंने रिफॉर्म लाने की कोशिश की तो बाजवा साहब ने कहा इस शोबे को भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, बलूचिस्तान वाले मामले को भी छोड़ दें, स्मगलिंग को भी छोड़ दें, इन सारी चीजों को छोड़ दें, बस हम जो कहते हैं वो करें। यानी आप भी उसी नमक की कान में आके वैसे ही हो जाएं जैसे बाकी हैं। तो शबरजादी साहब को सोच छोड़ के चले गए। तो अब भी यही हुआ, अब भी यही हो रहा है कि रिफॉर्म्स एक्चुअल हो नहीं गई। फिर 15 जमाती हुकूमत इत्तेहाद को लाया गया और उन्होंने तो आके एस्टेब्लिशमेंट को भी माइनस कर दिया। इसहाक डार साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा जी आप होते कौन है, ये तो हमारा काम है, हम करेंगे। और ये वही लोग थे जो डॉन लीग्स वाले थे और जो
मेमो गेट वाले थे, वो सब के सब जब इकट्ठे हुए 15 की 15 जमातें, उन्होंने अपना काम खूब किया और एस्टेब्लिशमेंट को चूना लगाया, मामू बनाया और उनको कहा कि आप आराम से बैठे। वो उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़वाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके आपस में गुत्थम गुत्था करवाया, अपने मामला चलाते रहे हैं, अपनी सारी कानून साजी भी कर गए, अपने मुकदमात भी खत्म करवा गए, 1200-1400 अरब रुपए का एनआरओ भी ले गए, वो सारे लेके गए और जाके बैठ गए बाहर लंदन और कहीं यूरोप और अपने अपने कहीं दुबई, ये सारे बैठे हैं, अब नजारा कर रहे हैं। अब चीजें जो हैं वो सूरत हाल बदस्तूर खराब की खराब। और अब जब मामला हुआ कि ये तो मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी हाथ हो गया है, क्योंकि काकड़ साहब तो मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार नहीं थे, ना ही पीपल्स पार्टी के थे। अनवर काकड़ साहब का तो नाम ही अचानक उस वक्त आया जब समरी सामने आई कि जिस पे दस्तखत कर दें, बात खत्म। वो दस्तखत तो हो गए और उसके बाद अब चीजें जो हैं अब वही डार साहब हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये तो हमारी पॉलिसी पे चलें तो कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान नहीं जा रहे, पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं है, लोगों के नाम ईसीएल में डाल दिए गए हैं और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले जो लोग थे उनके नाम भी अभी तक ईसीएल में डाले हुए हैं। उनसे डिमांड की जा रही है कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें और भरपूर किस्म का उनको काउंटर करें, उनके खिलाफ बयानियां लेके आए तो आपके लिए फेवर हो सकती है। अब उन्होंने गली मोहल्ले में भी जाना है, अपने इलाकों में भी जाना है, वो ये काम नहीं कर रहे तो उन पर भी सख्तियां शुरू हो चुकी हैं। इवन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके, 9 मई के वाक़े की मजम्मत कर चुके और सियासत से किनारा कश हो चुके, उनके खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाइयां दोबारा शुरू हो गई हैं। और उसके बाद अगला मरहला कल से एक खबर गर्दिश कर रही है और खबर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी के घर से 97 अरब रुपया बरामद हुआ है और एक और वजीर से भी बिलियंस में माल बरामद हुआ है। और ये खबर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और शाजिया मरी साहबा बिल्कुल तरदीद कर चुकी हैं। वो कहती हैं ये फेक न्यूज है और अगर ये फेक न्यूज है तो ये चलाई क्यों गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर ऐसा क्या करने जा रही है कि जिसकी वजह से उसकी लीडरशिप को अंडर प्रेशर करना है, और या फिर ये वाकईतन ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जो कि क्योंकि नैप वाले इनकारी हैं, नैप वाले कहते हैं हमने ऐसा कुछ नहीं किया और इसकी हकीकत से भी हम वाकिफ नहीं हैं। तो फिर ये माजरा क्या है, क्योंकि बिलियंस रुपीज 97 अरब रुपया ये कोई मामूली रकम नहीं है। तो फिर ये पैसे क्या इसमें, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि बलोचिस्तान कहा जा रहा था जी, बलोचिस्तान गवादर से जा रही थी यूएई की तरफ लांचें, वो अरबों रुपए की, अरबों डॉलर पकड़ा गया था, करोड़ों डॉलर पकड़ा गया था, वो भी एक चली थी खबर। अब फिर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इसमें अभी तक यही है कि यह खबर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ना ही सरकारी सतह पे कोई बता रहा है, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। और क्या ये कोई मैसेज कन्वे करना था, क्या ऐसा कुछ होने जा रहा था, या एक मैसेज किया जा रहा है कि हमें पता है आप लोगों ने कितना पैसा कमाया है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब अग्रेसिवली आ रही है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए और 90 दिन से तजावुज नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुलकर आ जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती है इस मौक़िफ़ को, तो फिर मामला कुछ के कुछ हो सकते हैं और जो मामला 2 महीने बाद खराब होने वो पहले ही खराब हो जाएंगे। ये भी एक मामला चल रहा है कि आखिर ये माजरा क्या है, क्योंकि कुछ ना कुछ दाल में काला कहीं ना कहीं जरूर है। अदरवाइज ये खबर क्यों छोड़ी गई और क्यों ये खबर दी गई और जनरेट करवाई गई, किसने जनरेट करवाई और कैसे जनरेट करवाई, ये एक बड़ा मुहिम्मा बना हुआ है। दूसरा, कल तारड़ साहब भी, अता तारड़ जो हैं वो भी एक तरफ इमरान खान साहब के खिलाफ मजहबी कार्ड खेल रहे हैं, उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं और इमरान खान साहब के लिए जेल में मसाइल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही कुछ जो कि वजीराबाद से पहले हुआ था, उनके खिलाफ एक माहौल बनाया गया और फिर वजीराबाद में उनको गोली मारी गई इमरान खान साहब को, अल्लाह ताला ने महफूज रखा। लेकिन जैसे ही वो मुल्ज़म, अभी तक इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उसका वीडियो बयान भी आ गया और उसको भी मजहबी रंग देने की कोशिश की गई और इमरान खान साहब की FIR आज तक दर्ज नहीं हुई उस वाक़े की। तो ये अब फिर एक मजहबी कार्ड तैयार किया जा रहा है और उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक। तो एक तरफ अता तारड़ ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर फरवरी में इलेक्शन ना हुए तो फिर पीपल्स पार्टी और PMLN एक ट्रक पे निकलेगी और एहतजाज करेगी और उस ट्रक में इमरान खान साहब भी हो सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक है लॉलीपॉप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को
एक ये कहने के लिए कि आप अभी तक एक्सट्रीम स्टेप में न जाएं, फरवरी तक चलते हैं, फरवरी में ना हुए तो हम इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे मुतालबा करेंगे। जबकि फरवरी तक अगर ये चला गया तो फरवरी में भी इलेक्शन नहीं होने और ये फरवरी के बाद भी आगे से आगे चलते जाएंगे, क्योंकि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना हल्का बंदियां पूरी होंगी और ना ही हल्का बंदियां फाइनल होंगी, और जब फाइनल नहीं होंगी तो इलेक्शन नहीं होंगे। लिहाजा ये आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएंगे, 2025 की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। और अभी और भी कुछ खबरें हैं जो कि हो तो चुकी है कंफर्म, लेकिन उनको पब्लिक नहीं किया जा रहा, और जब तक वो खबरें पब्लिक नहीं हो जाती तो चीजें जो हैं वो इसी तरीके से चलती रहेंगी। कल एक और खबर भी, परसों एक खबर और आई, और वो आई कि DGISI तब्दील कर दिए गए हैं, और DGISI तब्दील कर दिए गए हैं और चेयरमैन नादरा एक लेफ्टिनेंट जनरल को लगा दिया गया है। ये दोनों खबरें आई, इन दोनों खबरों को भी फेक करार दिया गया और ये भी कहा गया कि ये दोनों खबरों में भी कोई सदाकत नहीं है। मैंने भी चेक किया तो ये भी खबरें गलत थी। तो फिर ये फेक न्यूज कौन फैला रहा है और ये डिसइंफॉर्मेशन कौन फीड कर रहा है और क्यों फीड की जा रही है और इसका मकसद क्या है, किसको टारगेट करना है, किसको काबू करना है, किसको पैगाम देना है, ये सब कुछ हो रहा है। तो चीजें शुरू हुई थी भी अकाउंटेबिलिटी से, एहतसाब से शुरू हुआ था मामला, उस एहतसाब को अभी तक भी रोका जा रहा है और नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला है पेंडिंग और वो फैसले की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ऑनरेबल जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस तरफ जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मेहनत की जा रही है कि नैब तरामीम में कोई ना कोई गलती निकल आए और वो इन तरामीम को खत्म करने के हक में नहीं है। जबकि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब वो बिल्कुल दूसरी साइड पे खड़े हैं और वो इसको अपने मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन को। तो बहरहाल देखना यह है कि अब आगे बढ़कर आगे दिनों में होता क्या है, क्या चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब इस फैसले को सुनाते हैं या नहीं सुनाते, और क्योंकि सुनाना तो उनको पड़ेगा वरना उनके पास क्या रह जाएगा कि वो इस फैसले को, इस जजमेंट, इस केस को अधूरा छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे केस हैं जो कि अधूरे पड़े हैं और उनके पास दिन रह गए हैं। सिर्फ और सिर्फ आज 3 तारीख हो चुकी है, 4 तारीख से जो हफ्ता शुरू होगा 5 दिन उनके हैं और 5 दिन उसके अगले हफ्ते के हैं, 10 दिन और टोटल 12 दिन उनके पास हैं जी। टोटल 12 दिन उनके पास रह गए हैं मैक्सिमम, और वर्किंग डे जो है वो 10 हैं। इन 10 दिनों में वो क्या कर पाएंगे कुछ नहीं कह सकते। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।